पीएम मोदी जैसा ब्रांड, अमित शाह जैसे रणनीतिकार और योगी जैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, ये तीन चेहरे बीजेपी की विजय की गारंटी हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने की कोशिश में हैं, जातीय समीकरण साध रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपी के सबसे बड़े महारथी योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को धार दे रहे हैं। योगी अपनी फायर ब्रांड छवि को मजबूत करने में लगे हैं, हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या से लेकर संभल और संभल से लेकर बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों का इतिहास और वर्तमान योगी याद दिला रहे हैं। योगी के नारे सुपरहिट साबित हो रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बाबर का डीएनए वाला वार और जिन्ना का जिन वाला नैरेटिव लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने भी ये संकेत दिए कि 2027 में यूपी का चुनावी मुकाबला भी हिंदुत्व की पिच पर ही खेला जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा फिट है और योगी के नारे सुपरहिट। दरअसल योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। अभी तो बटेंगे तो कटेंगे की खुमारी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि पिछले 2 दिन में योगी के 2 नारे काफी चर्चा में। अयोध्या और संभल में बाबर के अत्याचार के वक्त की याद दिलाई और इसे बांग्लादेश से जोड़ा। इसके लिए बाबर के डीएनए को जिम्मेदार ठहराया था योगी आदित्यनाथ ने। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल और बांग्लादेश को जिन्ना से जोड़कर हिंदुओं को सतर्क किया। इन सभी नारों में योगी का मैसेज वही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा, तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। दरअसल योगी आदित्यनाथ लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। यूपी के उपचुनाव के नतीजों ने योगी को लाइन दे दी है कि विकास, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हिंदुत्व की डोर को मजबूती से पकड़े रहना जरूरी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, लगातार हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी लगातार कट्टरपंथियों पर हमला बोल रहे हैं, संभल और बांग्लादेश के मुद्दों को क्लब कर रहे हैं। डीएनए का जिक्र किया। योगी ने दोनों मामलों को बाबर के डीएनए से जोड़ा, कहा संभल और बांग्लादेश हर जगह जिन्ना का जिन है। ये योगी आदित्यनाथ ने एक और कंपैरिजन दिया कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, जो मंदिर तोड़ा गया 500 साल पहले, जो संभल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, इसमें सबका डीएनए एक है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी यूपी में भी लगातार अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रही थी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी नेतृत्व ने सीएम योगी को यह जिम्मा सौंपा। योगी दरअसल समाजवादी पार्टी के दांव की काट तलाश चुके हैं। उन्होंने एक काट निकाल ली है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था, उस पीडीए की काट कहीं तो हिंदुत्व का एजेंडा ही है। कैसे योगी अखिलेश को 2027 में पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं, एक रिपोर्ट के ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेला
आरक्षण का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा खेला उन्होंने। पीडीए के सहारे यूपी में बीजेपी को पीछे धकेलने में अखिलेश यादव कामयाब भी रहे। सबसे बड़ा दल सपा बने और बीजेपी भी समझ चुकी है कि जातियों में बंटवारे की राजनीति उनकी राजनीति के लिए खतरा है। योगी लगातार हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं और एक न रहने पर हिंदुओं को नुकसान होने का हवाला दे रहे हैं। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हैं वो। बीजेपी की यही रणनीति राज्यों के चुनाव में भी कामयाब रही। मसलन योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में, उसके पहले हरियाणा में भी इसी लाइन लेंथ पर चुनाव प्रचार किया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा उन्होंने लगातार दोहराया और योगी को इन नतीजों के बाद, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि राज्यों के चुनाव, यूपी के उपचुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा चुनाव में जो सवाल खड़े हुए थे उनको अब जनता पीछे छोड़ रही है इन नारों के जरिए। सीएम योगी का आगरा में दिया नारा सत्ता समर में बीजेपी के लिए अमोघ अस्त्र साबित हुआ है। पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र के साथ यूपी उपचुनाव में जिस नारे ने जलवा दिखाया वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का नारा सुपरहिट रहा। हिंदुत्व की पिच पर जब योगी खेलते हैं तो लोग ठहर कर देखते हैं। ऐसा नारा योगी का जिसको बीजेपी को भी एंडोर्स करना पड़ा। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी उस नारे में तब्दीली करके उस नारे को दोहराया, क्योंकि जहां जाते हैं वहां लोगों का हुजूम उन्हें ठहर कर सुनता है। एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग अक्रॉस द स्टेट्स दिखती है योगी की। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अगर चुनाव की दिशा किसी में मोड़ देने का मादा है तो बीजेपी के लिए उस पोस्टर बॉय का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी ने बार बार अपनी काबिलियत को साबित किया है और इन नारों के साथ ही लगातार हरियाणा चुनाव के दौरान भी दिखा कि किस तरह से उन्होंने नारा दिया था और हर रैली में उस नारे को उन्होंने दोहराया भी। नारे का हरियाणा में असर हुआ। योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उस पर स्ट्राइक रेट भी बीजेपी की बेहतर रही। महाराष्ट्र में भी योगी ने इस नारे को बार बार दोहराया। महाराष्ट्र में महायुति में ही कुछ नेताओं ने विरोध किया नारे का, लेकिन योगी को वो रोक नहीं पाए। योगी ने लगातार इस नारे का जिक्र किया और महाराष्ट्र की जीत में एक बड़ा फैक्टर योगी का यह नारा अकेले माना गया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग की योगी ने। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने 6, सहयोगी पार्टी आरएलडी ने 1 सीट जीती और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई। माना गया कि योगी का जलवा उपचुनाव से लेकर चुनाव तक देखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं लखनऊ से। नीलेश, अभी चुनाव में देखा गया कि किस तरह से योगी ने नारों को दोहराया, लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ उन नारों का जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। क्या ये 27 की तैयारी है, मिल्कीपुर का उपचुनाव जिसकी तारीखें अभी नहीं आई हैं उसकी तैयारी है, या योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सियासी फिजा को एक अलग माहौल में ला रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां ब्रांड है तो वहीं अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। उनकी रणनीति जब तैयार की हुई होती है तो वहां पर विपक्षियों को भेद पाना काफी कठिन काम हो जाता है। तीसरे नंबर पर अगर हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो महाराष्ट्र में प्रचार करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलता है। उसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, जमीन पर जिस तरीके से लोगों के दिलों में बैठकर जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का नारा ही था जिसने हरियाणा की जो सियासत थी उसका जो है उसका रुख बदल दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था। एक और जहां अखिलेश यादव लगातार पीडीए का दम भर रहे थे, उसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में जब नारा गया तो जनता ने इस नारा को स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चल दी। योगी आदित्यनाथ के अभिभाषणों में अभी भी सुना जा सकता है कि वो लगातार इस नारे का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे पर 2027 की जो
रणनीति है उसको तैयार कर रहे हैं कि ताकि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बना ले। एक और जहां योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अगर अंदाजा आपको लगाना है तो उनके रैलियों में आप देखिए कि लाखों की तादाद में लोग जो है एकत्रित होते हैं उनके संबोधन को सुनने के लिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जहां कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए लगाया गया, उन तमाम प्रचार वाली सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने जब अपना संबोधन किया तो वहां पर उनको सुनने के लिए लाखों की तादाद में जनता एकत्रित हुई और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको जो मत जनता ने दिया वो अपने आप में रिकॉर्ड देखने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की ताकत का डंका उत्तर प्रदेश देश के साथ साथ विदेशों में भी बजता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पावरफुल ताकत वाले नेता माने जाते हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक नारे के दम पर उत्तर प्रदेश की सियासत बदल दी। उस सियासत को बदलने के लिए जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया, इस नारे को भेदने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम नारे दिए गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नारे दिए गए। जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दम भर के उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस की और वहीं उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव में पीडीए का जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था वो योगी आदित्यनाथ के नारे के आगे बौना साबित हुआ। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। और योगी आदित्यनाथ ने आज भी बनारस में अपने संबोधन के दौरान कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि उनका कहना साफ है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर आप एक साथ नहीं रहते हैं, एक साथ मिलकर नहीं चलते हैं तो बांग्लादेश वाला हाल उसकी जरूरत क्यों लग रही है? नीलेश, अभी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं है, मिल्कीपुर के अलावा कहीं चुनाव है भी नहीं यूपी में। सीधे पर 27 की तैयारी है क्या ये कहा जाए, या योगी आदित्यनाथ 27 के लिए अभी से ही मोहरे भी फट कर रहे हैं, पिच भी तैयार कर रहे हैं और साथ साथ आलाकमान के लिए भी एक तरह से संदेश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई उस गलती से पार पाने का फॉर्मूला यही है यूपी में? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ दूरदर्शी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव कितने ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है, कैसे पहले से ही पिच को तैयार किया जा सके ताकि जब चुनाव आए तो वहां पर बेहतर तरीके से बैटिंग की जाए और विपक्षियों को चित कर दिया जाए। उसके अलावा उनके इस भाषण को अगर हम देखें, इस नारे को देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस नारे के कई मायने निकाले जाते हैं कि 2027 की चाहे वो रणनीति बनाने का मामला रहा हो या फिर 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए और परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो उनके फेवर में नहीं आए, वो गलती दोबारा न दोहराई जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में जिस तरीके से देश भर में चर्चा है कि वो हिंदूवादी नेता है और हिंदुओं के उत्थान की बात करते हैं, समाज को एक साथ ले जाने की बात करते हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के भाषणों में इस तरीके की बातें होना लाजमी है। लेकिन जनता उन भाषणों को सुनती है, समझती है और बाकायदा योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन देती है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक कितनी ज्यादा संख्या में है। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, दूसरे नंबर पर अमित शाह जी आते हैं और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी अपनी जो है जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर एशिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, कई बार आपने संबोधनों में देखा होगा, उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जहां कहीं भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वहां पर बखूबी उन्होंने प्रचार किया। और प्रचार जब वो वहां पर करने गए तो जनता ने जिस तरीके से स्वागत उनका किया, उनकी रैली को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए लाखों की तादाद में जनता वहां एकत्रित हो गई। तो अपने आप में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी तमाम प्रदेशों में, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग नेता इसी कारण माने जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी थी और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था। सिर्फ यूपी के लिए ही ये फॉर्मूला है या बाकी स्टेट्स में भी जिस तरह से योगी का चेहरा, योगी का फॉर्मूला चल रहा है, उसको भी योगी आदित्यनाथ खुद भी धार दे रहे हैं कि न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि बाकी जगहों पर भी जहां पर भी चुनाव हो,
योगी आदित्यनाथ की एक अलग जगह है, एक अलग उनका काम है पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में जहां कहीं भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री और गृह मंत्री के बाद जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग नेता है वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने संबोधनों में खुले मंच से ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 2017 से पहले जहां माफिया चलाते थे, अब वो व्यवस्थाओं को उन्होंने बदला है। उनका काम करने का तरीका एकदम अलग है, तो जनता भी वो तमाम चीजों को समझती है। बड़े बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में आज हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो ऐसे में तमाम विदेश से जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश और देश में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को यह भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में या तो माफिया जेल में है या तो माफियाओं को इनकाउंटर में बिल्कुल, और ढेर ये किया गया है। बेहतर तो कारगर योगी भी रहा बीजेपी के लिए भी, यूपी के लिए। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए।